नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय से कपालभाति क्रिया को लेकर के कोई बातचीत नहीं की है। महीनों हो गया, शायद साल हो गया, और कई सवाल हैं जो निरंतर पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आज कपालभाति को लेकर के जितने सवाल हैं, जितने द्वंद्व हैं, जितने रहस्य हैं कपालभाति के, सब कुछ आज आपके सामने रख दूंगा शॉर्ट में। तो पहली बात, आगे बढ़ने से पहले कि कपालभाति का सही तरीका करने का क्या है उसको जानेंगे। किसको नहीं करना है, कितना करना चाहिए, पहले क्या करें, बाद में क्या करें, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो किसी भी कंफर्ट पोजीशन में आप बैठेंगे, मुद्रा रखेंगे, और ख्याल रहे कि कपालभाति एक तरह से बेली ब्रीदिंग है, यानी पेट वाला प्राणायाम। इसमें जब आप सांस लें तो पेट हल्का फूलेगा, सांस छोड़ते ही पेट अंदर की तरफ जाएगा और सांस में वेग होगा। इसको शास्त्र ने कहा वेग युक्त रेचक और पूरक। लेकिन ख्याल रहे, वेग युक्त रेचक पूरक यानी दोनों लेना और छोड़ना वेग युक्त हो, लेकिन स्वाभाविक तौर पर एक्सलेशन यानी सांस छोड़ने की प्रक्रिया पर ज़्यादा फोकस रहेगा। देखेंगे, पहले हल्का सा सांस लिए, अब स्टार्ट करेंगे। फिर नॉर्मल सांस होने दें। तो पहली बात क्या याद रखनी कि शास्त्र कहता है वेग युक्त रेचक और पूरक। रेचक पूरक मतलब दोनों, सांस लेना छोड़ना। इसीलिए अगर आपको बताया जा रहा है सिर्फ छोड़ने पे फोकस करना है या सिर्फ छोड़ना है, तो ये सत्य नहीं है। ऐसे भी बिना कुछ सांस लिए आप छोड़ नहीं सकते, इसीलिए लेना है। गड़बड़ी इसमें क्या हो रही है कि हम बहुत तेजी गति से ले रहे हैं, जो गलत तरीका होता है। तो इससे क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं, बल्कि आपका मन जो है डिस्टर्ब होने लगेगा। स्वाभाविक तौर पे आपको बेहतर ही के लिए क्या चाहिए कि हम जितना धीरे आप करेंगे, आप दोनों प्रक्रिया को अपनाइएगा। पहले एकदम से धीरे धीरे सांस कपालभाति करें, धीरे धीरे लेके, जैसे, और जैसा अभी मैंने गलत तरीका दिखाया। आप देखिए दोनों में से किस में मजा लगता है, और जिसमें मजा लगे आप उसी को कीजिएगा। भूल जाइए कि मैंने क्या बताया, किसी और ने क्या बताया। आपको जिसमें लगे अच्छा लग रहा है वो कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, कपालभाति कितने ड्यूरेशन में होना चाहिए, इसका समय क्या, ये पूछा जाता है। तो ख्याल रखिए, कपालभाति इस तरीके से आप 3 राउंड कर सकते हैं, और हर राउंड में 20 से 40 स्ट्रोक करें, यानी कुल मिलाकर 2 से 3 मिनट कपालभाति क्रिया करना काफ़ी है। ये प्राणायाम नहीं है। हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ पढ़िए, उसमें साफ कहा गया है कि ये षटक्रम है और 6 तरह का शोधन क्रिया में से एक क्रिया है। और आगे जो हठयोग के ज्ञाता हैं वो लिखते हैं शास्त्र में कि जो व्यक्ति नियमित आसन प्राणायाम का अभ्यासी है उसको अलग से षटक्रम यानी कपालभाति क्रिया, बाकी चीज़ों को अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए शोधन यानी नाक की नासिका में जितनी गंदगी है वो क्लीन हो जाए, म्यूकस हट जाए, तो आपको ब्रीदिंग लेने में थोड़ी ज़्यादा कंफर्ट फील होगा। इतनी उपयोगिता है कपालभाति क्रिया की, तो आप उस तरीके से करें। अगर इतना ही वक्त, अगर जैसे आधा घंटा कहा जा रहा है, जल्दी जल्दी करने जा रहा है कहा जा रहा है, अगर इतना वक्त अगर आप स्लो डीप ब्रीदिंग यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम, धीरे धीरे सांस लेने की प्रक्रिया, उसमें भी खींचे नहीं, जो खींचता है वो गलत है। उज्जयी करें, वशिष्ठ प्राणायाम करें, ओंकार करें, तो वो आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम, दोनों का बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। इसलिए जिसमें ज़्यादा फायदा है, कपालभाति क्रिया हो जाएगी जैसे बैलगाड़ी से आप दिल्ली जा रहे हैं, और बाकी अनुलोम विलोम और स्लो डीप ब्रीदिंग उज्जयी, ये क्या होगी जैसे चार्टर विमान से आप, हवाई जहाज से आप दिल्ली जा रहे हैं। तो बहुत कम समय, जल्दी, बड़ी सुविधा के साथ आप पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा स्लो डीप ब्रीदिंग पे फोकस करें।
कपालभाति बस शुरुआत। अब स्टार्ट करें तो क्या करें? मेरा मानना है कि कपालभाति क्रिया से आप शुरुआत कर सकते हैं। भस्त्रिका जो भी फास्ट ब्रीदिंग है उससे आप शुरुआत करें, कपालभाति भस्त्रिका ये शुरुआत करो। उसके बाद जो भी स्लो डीप ब्रीदिंग है उसको आप किसी भी क्रम में लें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। कपालभाति क्रिया और भस्त्रिका पूरे प्राणायाम का 5% हिस्सा होना चाहिए और 95% हिस्सा आप ज़्यादा स्लो डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि प्राणायाम का अर्थ ही है प्राण का आयाम देना। आप ज़्यादा देर जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भरेगा। कपालभाति क्रिया में ज़्यादा देर सांस लेने की कोई प्रोविज़न नहीं है। जैसे तो सांस हम सिर्फ छोड़ रहे हैं, ज़्यादा छोड़ रहे हैं, और छोड़ने का ड्यूरेशन भी छोटा सा है, तो लेना और छोड़ना दोनों छोटा है, तो कैसे हमको मैक्सिमम लाभ मिलेगा? इसके उलट अगर उज्जयी और अनुलोम विलोम करें तो हम जितना ज़्यादा ले रहे हैं वो फायदा हुआ, दूसरा देर तक छोड़ रहे हैं तो दो फायदा होगा। लेने से ऑक्सीजन बढ़ेगा और देर तक छोड़ने से हमारे अंदर चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी, तो हमारा ज़्यादा लाभ होगा। कपालभाति ज़्यादा करेंगे तो क्या दिक्कतें हैं? कपालभाति भस्त्रिका या कोई भी फास्ट ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो आपका मन एक्टिव होता है, सूर्य नाड़ी ज़्यादा तेज होती है। सूर्य नाड़ी के ज़्यादा तेज होने से आपको बाद में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एसिड, खाने के डाइजेशन में प्रॉब्लम और कई तरह के इंटरनल सिस्टम में दिक्कत आ सकती है। और बहुत स्पीड गति से सांस आप ले रहे हैं, जिसको ओवर ब्रीदिंग का एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि जो रॉन्ग है उससे आपके ब्रेन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे ब्रेन के तत्वों में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। हर चीज़ तुरंत घटित नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में होता है और आपको पता नहीं चलता है कि किस वजह से हमको ये समस्या आ रही हैं। खास तौर पर किनको सावधान रहना है कपालभाति क्रिया जैसे या फास्ट ब्रीदिंग भस्त्रिका से? अस्थमेटिक लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। तो अस्थमा में ये ध्यान रखिए, सांस की कोई तकलीफ हो तो बिल्कुल ना करें। हार्ट का कोई सीवियर प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल ना करें। थोड़ा बहुत लो ब्लड प्रेशर है तो हल्का हल्का धीरे धीरे कर सकते हैं, म्यूकस को क्लीन करने के लिए, नासिका को क्लीन करने के लिए। लेकिन ज़्यादा फोकस चंद्र नाड़ी वाले एक्टिवेट करने वाले प्राणायामों पे करें। वो 5 चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करने वाले प्राणायाम को कमेंट में भी मैं डाल देता हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो ये ख्याल रखना है। किसी भी तरह का अगर धड़कनों में आपकी तेजी है, इनबैलेंस रहता है, तो ऐसे लोग कपालभाति क्रिया ना करें। पीरियड के समय जो माता बहनें पीरियड के टाइम में आती हैं, मासिक धर्म के समय, किसी भी तरह का फास्ट ब्रीदिंग बिल्कुल ना करें। इंटेंसिव प्रैक्टिस ना करें। उल्टा जो आसन करते हैं यानी सर्वांगासन, शीर्षासन, ऐसे चीज़ों से भी परहेज करें। बाकी स्लो डीप ब्रीदिंग अच्छा है, वो जितना करेंगे, क्योंकि वो समय है प्यूरिफिकेशन का। मासिक धर्म जो होता है वो प्यूरिफिकेशन का समय है। तो प्यूरिफिकेशन का सबसे अच्छा तत्व क्या है? ऑक्सीजन। कि जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन अपने बॉडी में प्रवेश कराएंगे उतना ज़्यादा टॉक्सिन आपका खत्म होता है शरीर का, और शरीर के मल का नाश होता है। तो इसीलिए स्लो डीप ब्रीदिंग जैसे अनुलोम विलोम, बहुत धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते लेते बिना खींचे, याद रखिए ऐसे खींच के जो सांस लेंगे उससे डिस्टर्ब होगा। शास्त्र क्यों कहता है चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चला भवेत्, यानी जब हमारी सांस तेज चलती है हमारा चित्त, हमारा मन तेज होता है, सूर्य नाड़ी तेज होती है। निश्चलम निश्चला भवेत्, और सांस अगर धीमी हो, सरल हो, लंबी गहरी हो तो हमारा मन भी शांत होता है। तो इसलिए क्रोध, तनाव ये आपका बढ़ सकता है अगर कपालभाति को आपने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया तो। ये नमक की मात्रा की तरह थोड़ा सा इस्तेमाल करें, ज़्यादा होने से नुकसानदायक है। अब सवाल आता है कपालभाति तो बता दिया कि उससे पहले क्या करें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर कुछ क्रिया करते हैं जैसे अग्निसार, नौली, वो कर सकते हैं कपालभाति के बाद। अगर सिर्फ कपालभाति करके आप प्राणायाम छोड़ दें तो वो बहुत अनुपयुक्त कार्य होगा। तो अगर कपालभाति आप करते हैं उससे करीब करीब 5 गुना ज़्यादा समय आप कोई दूसरा प्राणायाम करके ही फिनिश करें। अगर समय का अभाव हो तो कोई भी एक प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ओंकार, भ्रामरी, वशिष्ठ प्राणायाम, ये सब में से कोई भी एक करके आप समाप्ति करें। सिर्फ अकेले कपालभाति से शुरुआत और अंत ना करें। तो ये तमाम बातों का आपको
ख्याल रखना है। और ख़ास तौर पे जिनको भी मैंने हिदायत दी वो ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि बिल्कुल कपालभाति को उस तरीके से ना इस्तेमाल करें। कपालभाति एंशियंट प्रैक्टिस नहीं है, मिडाइवल टाइम में हठयोग में आया है। प्राचीन योगियों ने सांस के लंबी गहरी और कुंभक पर ज़्यादा फोकस किया है। आप उसकी नित्य साधना करते रहें। आज इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी सवाल आपका रह गया हो तो कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका यथाउचित जवाब दूंगा। ये पूरी प्रक्रिया आपको सही और वास्तविक योग पहुंचाने की है। आप अनुभव करें तब किसी तरह की प्रतिक्रियाओं पर बिलीव करें। धन्यवाद। नमस्कार।